हेलो, वेलकम टू सनराइज कोचिंग सेंटर। मैं हूं निखिल रंजन और आज हम लोग सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस में क्लास 10th के एमसीक्यू को चलाने जा रहे हैं ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स में आप इसको क्विक रिवीजन कर पाएँ, अपने घर पे बैठे ही इस सारे चीज़ों का सॉल्यूशन देख पाएँ आप। तो आइए इस कड़ी में हम लोग जो पहले चूज़ किए हैं वो है इतिहास में यूरोप में राष्ट्रवाद। देखिए इसके बहुत सारे पार्ट्स आएंगे और इसको हम धीरे धीरे समझाते जाएंगे और इस पे आपकी समझ धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो हम धीरे धीरे करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। रोज़ 10 क्वेश्चन हम लेंगे बंच में और उसको आपको समझाएंगे। तो आइए इसी संदर्भ में हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये क्वेश्चन नंबर 1। इसमें है यूरोप में राष्ट्रवाद में इटली तथा जर्मनी। ध्यान से देखिएगा, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आप अपना आंसर देख लीजिए और मैं आपको बस बताता हूं। देखिए सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पे महादेशों पे। तो ये जो पार्ट है जिस पे हम लोग पूरे की पूरी तरह से फोकस हो रहे हैं ये है यूरोप का राष्ट्रवाद। इसमें रशिया का भी कुछ पार्ट मिला हुआ है, तो ये पार्ट पे हम लोग टोटल का टोटल फोकस्ड है। ये है आपका उत्तरी अमेरिका, ये है आपका दक्षिणी अमेरिका, ये अफ्रीका, इधर है एशिया। इसमें एशिया में ही रशिया, मंगोलिया, चाइना और ये सब सारे, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ये सब सारे। लेकिन हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद में इस पे फोकस है। ठीक है, तो एक बार फिर से हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और पश्चिमी एशिया। इसमें से कौन सा है आपका? तो ये उत्तरी अमेरिका संभव ही नहीं है, काटिए। दक्षिणी अमेरिका संभव ही नहीं है, एशिया संभव ही नहीं है, और बचा हमारा यूरोप। तो आइए हम लोग दो चीज़ों को देखते हैं, एक इटली को और एक हमारा जर्मनी को। देखिए यहाँ थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे, ये जो है ना, ये एकदम सैंडल के आकार का, ये है हमारा इटली। इसमें है देखिए आप सिसिली, नेपल्स, रोम, आगे आपको सारे मिलेंगे ये। ठीक है, देखिए यहाँ है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। ये है हमारा जर्मनी। जर्मनी में एक चीज़ जो आपको पढ़ने को मिलेगा वो था फ्रैंकफर्ट, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो रोम भी, नेपल्स, सिसिली और यहाँ पे ऑस्ट्रिया है ना। ये जो पार्ट है यहाँ से बहुत सारे पार्ट जो मिलके होते हैं ना, ये प्रशा था, है ना, प्रशा। तो ये भी है, यहाँ नीदरलैंड है, हॉलैंड जिसे बोलते हैं। ये है यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड, और ये स्पेन है, और यहाँ पे आपको फ्रांस है। फ्रांस में आपको पेरिस जानने को मिलेगा। तो ये सब सारे जगह हैं जो आपको आगे मिलेंगे। तो आइए हम लोग इस आधार पे अपना आंसर देखते हैं। तो इसमें जो हमारा आंसर होता है वो है यूरोप। सेकेंड क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? ठीक है, कहाँ? फ्रांस में। किस शासन वंश, ये इंपॉर्टेंट है, 3 इसमें आपको मिलेगा। तो देखिए इसके जो 4 ऑप्शन है, ये है हैम्सबर्ग, आर्लिया वंश, जारशाही और वुर्व वंश। तो सही है, आपके आंसर सही है, बट आइए इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि क्या है इनका। देखिए अगर हम बात करेंगे वुर्वो राजवंश की, है ना, तो ये जो संबंधित इसमें कौन कौन से व्यक्ति थे, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रांस का राजा लुईस 16वां। ध्यान रखिएगा, लुईस 16वां जो था वो फ्रांस का राजा किससे? वुर्वो राजवंश से संबंधित है। निरंकुश भी रहता है, तानाशाह भी रहता है।
21 जनवरी 1793 को गिलोटोन पर चढ़ाकर इसे फांसी दे दी गई। किसको? लुई 16वां को। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि एक वियना व्यवस्था स्टार्ट किया गया। कब? जब इसको फांसी दे दी गई तो इसके तहत वुर्बो राजवंश को पुनः स्थापित किया गया। यह आपका आंसर भी होगा, है ना? वुर्बो राजवंश, वियना व्यवस्था, और लुई 18वां राजा बना। अब देखिए, लुई 16वां को तो फांसी चढ़ा दी गई, लुई 18वां राजा बनता है। इनको छोड़ो, एक है यहाँ पे चार्ल्स 10, चार्ल्स 10वां, ये भी निरंकुश रहता है। ये क्या कहता है? पेलिग्नेक को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। देखो, पॉलीग्नेक को क्या किया? ये प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। और 25 जुलाई 1930 को चार्ल्स एक अध्यादेश लाता है, और अध्यादेश में ये पेरिस में एक क्रांति हो जाती है। देखे थे ना आप फ्रांस में आप लोग अभी देखे थे, मैंने दिखाया भी था आपको, फ्रांस में पेरिस। तो यहाँ पे एक क्रांति हो जाती है। और जब क्रांति इतनी भयानक होती है कि जो ये चार्ल्स 10 है ना, भाग जाता है, इंग्लैंड भाग गया। और जब ये इंग्लैंड भाग गया, ठीक है, तो आप देखिए, चार्ल्स 10 तो इंग्लैंड भाग गया। अब जुलाई 1830 में फ्रांस में वुर्बो शासन का अंत हो गया। ध्यान रखिएगा, कब हो गया? 1830 के ये जुलाई में फ्रांस में जो वुर्बो शासन है, इसका अंत हो जाता है। और जब ये अंत हो गया तो आर्लेन्स वंश को गद्दी मिलती है। अब ध्यान रखिएगा, ये किसको गद्दी मिल रही है? सौंपी गई, और लुई फिलिप को सत्ता मिल गई यहाँ पे। ठीक है। तो आइए एक बार फिर आंसर की तरफ हम लोग अपने एमसीक्यू की तरफ चलते हैं, उसमें देखते हैं कि क्या था। देखिए, यहाँ देखिए, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई है? तो वुर्बो। और देखिए, आर्लिया वंश जो है इसके बाद आती है। जब वुर्बो वंश का खात्मा हो जाता है तो आता है, जैसे कि हम लोगों ने इसमें देखा था। अब कहता है मेजनी के संबंध किस संगठन से था? अब देखो, मेजनी को आगे देखते हैं, है ना? तो देखिए, इसमें कहता है लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिप हैंटियरिया और डायट। इससे किससे संबंधित ये था? मेजनी। तो आइए इसका भी हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। अब देखिए, मेजनी जो था, इटली का एकीकरण में राष्ट्रवादियों द्वारा एक गुप्त दल बनाया गया था। ठीक है। मेजनी को समझने के लिए पहले देखते हैं हम लोग कि एक इटली है, इटली के एकीकरण में राष्ट्रवादियों द्वारा एक गुप्त दल, जिसको बोलते हैं कार्बोनारी का गठन किया गया। और इसका जो कार्बोनारी का उद्देश्य था ना, वो छापामार युद्ध का था, और इसी से संबंधित था जोसेफ मेजनी। जोसेफ मेजनी एक साहित्यकार भी था और योग्य सेनापति था। इसके जो सबसे इम्पॉर्टेंट और उपलब्धि में है, आप देख सकते हैं, 1831 में यंग इटली संस्था की स्थापना की इसने, और वहीं 1834 में यंग यूरोप संस्था की स्थापना की। वहीं अगर गांधी जी, भारत में अगर गांधी जी को देखेंगे तो इन्होंने एक पत्रिका निकाला था, यंग इंडिया। तो अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है ये मेजनी का हो गया, मेजनी का। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो अब देखिए, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो देख लीजिए पहले, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, रूस और प्रशा। ठीक है। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन सा था, यानी कि कौन सबसे ज़्यादा बदमाशी भी किया है। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग अपने आंसर में देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे देखते हैं, एक है सार्डिनिया पिडमाउंट। इसका जो एक नया शासक होता है विक्टर इमैनुअल, है ना। सार्डिनिया पिडमाउंट का जो शासक बनता है विक्टर इमैनुअल बनता है। इसने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, और इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया को बाधा मानता है। कौन? काउंट काबूर। आंसर आपका मिल गया होगा यहां से। तो काउंट काबूर को प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किया? विक्टर इमैनुअल। और ये जो काउंट काबूर था, ये
कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी भी था। और इटली एकीकरण में ऑस्ट्रिया को, है ना, बाधा मानता था। यहाँ से आपका आंसर भी मिल गया। इसलिए फ्रांस से ये दोस्ती किया था कौन? काउंट काबूर। ये जानता था कि ऑस्ट्रिया हमारे काम में बाधा दे रहा है, इसलिए उसने किया था। और 1853-54, ध्यान रखिएगा, ये क्रीमिया युद्ध में फ्रांस का साथ दिया। कौन? काउंट काबूर। ठीक है, आइए फिर हम इससे आगे देखते हैं। कहता है कि 1859-60 में ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट में सीमा विवाद हो गया। देखो, 1859-60 में ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट दोनों में सीमा विवाद हो गया। और 1860-61 में सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तर तथा मध्य इटली के सभी रियासतों को मिला लिया। और वो जनमत संग्रह, देखो जनमत संग्रह होता है कि जितना वहाँ की जनता रहती है, ठीक है, उनसे एक वोटिंग टाइप से उनका एक मत जान लिया जाता है कि आपका क्या मन है, क्या आप इस पार्टी में शामिल होना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, तो उसमें मानो 1, 2 या 4 पार्टीज रहेंगी, जिसको लोगों ने जिसका सपोर्ट सबसे ज़्यादा किया वो हो जाता है। तो वही होता है जनमत संग्रह। ठीक है, यानी जनता के मत का से जो लाया गया वो जनमत संग्रह हुआ। तो रियासतों को मिला लिया। और 1862 में सभी ने विक्टर इमैनुअल को शासक माना। और 1862 में काउंट काबूर की मृत्यु हो गई। काउंट काबूर जो उसका प्रधानमंत्री था, इसकी मृत्यु भी हो जाती है कब? 1862 में। और 1870-71 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हो जाता है। और 1871 में इटली का एकीकरण। इस इटली के एकीकरण में जो सबसे ज़्यादा सहायक होते रहे थे उसमें थे मेजिनी, कावूर और गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी को भी हम लोग आगे देखेंगे, ध्यान रखिएगा। तो 1871 में इटली का एकीकरण हो जाता है। तो चलिए हम लोग अपने एमसीक्यू की तरफ लौटते हैं और देखते हैं कि हम लोगों ने क्या किया। तो देखिए, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो ये कौन था? ऑस्ट्रिया। अब देखो, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? अभी हम लोगों ने पढ़ा था काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री। अब कहता है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? ठीक है, तो एक रहा गैरिबाल्डी को हम लोग जानेंगे। दूसरा है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? इसको जानेंगे। और तीसरा है जालवेरिन कैसी संस्था थी? ये भी जानेंगे। उसके बाद रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? और फ्रैंकफर्ट की संधि कब होती है? इसको भी, यानी कि हम लोग यहाँ तक तो कर लिए 5 तक, इससे 5, यानी गैरिबाल्डी के पेशे क्या थी देखते हैं। और जर्मन राइन राज्य का निर्माण, जालवेरिन इसको जानना है, रक्त और लौह की नीति कौन दिया था, और फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो आइए हम लोग इसको भी कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी तो बहुत फेमस है, बच्चा बच्चा इसको जानता है। तो गैरिबाल्डी क्या था? एक नाविक था, मेजिनी के विचारों से का समर्थक भी था ये, है ना। और ये क्या था? नाविक। तो ये जो आपका क्वेश्चन था यहाँ से मिल गया होगा 6 नंबर का क्वेश्चन। अब कहता है कर्मचारियों तथा स्वयंसेवकों की सशस्त्र सेना बनाई। ये कर्मचारी और स्वयंसेवक सबको मिलाया और एक सशस्त्र सेना का निर्माण किया। कौन? गैरिबाल्डी। सिसिली तथा नेपल्स, देखिए मैंने आपको दिखाया था, आपने देखा था कि इटली में 2 जगह था, एक सिसिली था और एक नेपल्स था। ठीक है, जो इटली में था, इस पे इन्होंने आक्रमण किया और गणतंत्र की स्थापना कर दी, है ना। और दक्षिणी इटली यानी इमैनुअल को सौंप दिया। किसको सौंप दिया? दक्षिणी इटली जो है इमैनुअल को सौंप दिया। और सारी संपत्ति को राष्ट्र को दे दी। जो इनकी सारी जो संपत्ति थी वो राष्ट्र को दे दिया। कौन? गैरिबाल्डी। और एक साधारण इंसान, किसान की जीवन जीने लगा। ठीक है, और हमारे जो लाला लाजपत राय हैं, इन्होंने इनकी जीवनी लिखी थी, ये भी इम्पॉर्टेंट है ना। तो ये था गैरिबाल्डी का, वहाँ से आपका क्वेश्चन मिल गया होगा। दूसरा जो हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था कि इसमें राइन राज्य, देखो नेपोलियन बोनापार्ट, इसको जानो।
ये जो था 1806 में जर्मनी प्रदेशों को जीतकर राइन राज्य संघ का निर्माण किया, है ना, राइन राज्य संघ। तो यहाँ से आपका भी वो क्वेश्चन मिल गया होगा, यानी नेपोलियन बोनापार्ट, इसने जर्मनी एकीकरण की पृष्ठभूमि तैयार की थी। देखो राइन नदी है ना, जर्मनी में मिलती है, एक राइन नदी भी है वहाँ पे। तो जर्मन प्रदेशों को जीत को राइन राज्य संघ ये किया। उसके आगे बढ़ते हम लोग, उससे जो एमसीक्यू में हमारा क्वेश्चन था, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1834 में जालवेरिन, ये क्या थी, ये आर्थिक संघ था, व्यापारियों द्वारा प्रशा के नेतृत्व में आर्थिक व्यापारिक समानता के लिए बनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके क्वेश्चन मिल गए यहाँ से। आर्थिक संघ था और व्यापारियों द्वारा, है ना, प्रशा के नेतृत्व में आर्थिक व्यापारिक समानता के लिए बनाया गया था। अब देखिए 1848 में एक फ्रांसीसी क्रांति होती है, क्योंकि जर्मन राष्ट्रवाद भड़क चुका था, है ना। 1848 तक ये फ्रांस की क्रांति हो जाती है, क्योंकि जर्मन राष्ट्रवाद ना वहाँ तक भड़क चुका था और मेटरनिख युद्ध का भी अंत हो गया था। इसी बीच मार्च 1848 में फ्रैंकफर्ट में पुराने संसद की सभा बुलाई गई। कब? 1848, ये आपका क्वेश्चन मिल गया होगा वहाँ। तो ये फ्रैंकफर्ट में पुराने संसद की सभा बुलाई गई थी 1848 में, और विलियम फेडरिक का भाई, ठीक है, ये ना विलियम है, विलियम, जब ये संस्था बुलाई गई थी और उसके बाद विलियम को वहाँ का शासक नियुक्त किया गया। और ये जो विलियम था ना, ये फेडरिक का भाई था, क्योंकि जब इसकी जो संसद सभा बुलाई गई थी उस समय बोला क्या था कि फेडरिक चाहे तो शासन कर सकते हैं, राजा बन सकते हैं, लेकिन फेडरिक ने मना कर दिया था और उसके बाद उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो ये विलियम को वहाँ का शासक नियुक्त कर दिया गया था। तो जब ये विलियम को वहाँ का शासक नियुक्त कर दिया गया था, तो ये क्या किया, विलियम ने प्रशा का शासक बना और बिस्मार्क को, ये ना बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। कौन? विलियम, ध्यान रखिएगा। और यही बिस्मार्क जो है, यह जर्मन संसद यानी जो डायट कहा जाता था, वे प्रशा का प्रतिनिधि था और हीगल के विचारों से भी प्रभावित था। इसने बिस्मार्क ने सैन्य शक्ति महत्व को समझा और रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया, है ना। रक्त और लॉ की जो नीति है इसका अवलंबन करने वाला कौन था? बिस्मार्क था। तो यहाँ भी आपका क्वेश्चन मिल गया। और देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दी। तो ये रहा हमारा, एक बार दो बार आप देखेंगे आपको काफ़ी ये याद हो जाएंगे। हम लोगों ने काफ़ी एक डिटेल चर्चा किया है। तो नेक्स्ट ये में सीरीज में हम फिर से 10 क्वेश्चन को लेके आएंगे और धीरे धीरे जब तक आपके एग्जाम्स आएंगे तब तक आप काफ़ी बेहतर हर एक क्वेश्चंस पे आपके नज़र होंगे, आपके पकड़ होंगे। जैसे आपने तो 10 क्वेश्चन देखा ना, लेकिन आप देखिए इसके अंदर में कितने सारे क्वेश्चंस मिलते जा रहे हैं और आपको याद भी होते जाएंगे कौन कौन से कैसे हैं। तो ये 10 क्वेश्चन नहीं है, यहाँ हमारे समझ से ये 10 क्वेश्चन और भी ज़्यादा है। ये 30-40 क्वेश्चन आप लोगों ने करा है और ध्यान रखिएगा और इसको फिर से समझते रहिएगा। ओके।